सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ठीक है, एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, सॉरी एनिमल्स। ठीक, इसकी दो एग्जांपल्स बेसिकली हमने पढ़नी है आज के टॉपिक में। एक हाइड्रा की, ठीक है, और सेकंड वन इज प्लेनेरिया। सो ये दोनों ऑलमोस्ट फ्रेश वाटर या इक्वेटिक के अंदर आते हैं। ठीक है, दिस बोथ कम्स इन इक्वेटिक एनवायरनमेंट। इक्वेटिक एनवायरनमेंट यानी ये पानी के अंदर मौजूद होते हैं ज़्यादातर। हाइड्रा और प्लेनेरिया ये दोनों माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप इसे देख नहीं सकते, ये अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे नज़र आएंगे, माइक्रोस्कोपिक होंगे। ठीक है, खासतौर पर हाइड्रा बहुत छोटा होता है, प्लेनेरिया भी छोटा होता है, नॉर्मली बिल्कुल छोटी छोटी लाइनें सी नज़र आएंगी पानी के अंदर अगर आप कभी इसे गौर से भी देखेंगे तो। सो स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। ठीक है, अब हम एक्सक्रीशन इन हाइड्रा की बात करते हैं। सो ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है एक हाइड्रा की, एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। तो जो हाइड्रा होता है यानी इट इज़ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म, बहुत सिंपल सा ऑर्गेनिज्म होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, इसकी दो लेयर्स होती हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ सेल्स। ठीक है, 2 लेयर्स होती हैं सेल्स की, एक अंदर की होती है लेयर और एक उसके मुकाबले में बाहर की होती है। एक एंडोडर्म होती है, एंडोडर्म, और एक मेसोडर्म होती है। सही, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यानी एक होगी एक्टोडर्म बाहर की तरफ और एक होती है इसकी एंडोडर्म, यानी 2 सेल्स की लेयर्स होती हैं सिंपल। ठीक, अब इसमें जो वेस्ट मटेरियल है, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड होगा या अमोनिया होगा, ठीक है, ये जनरल बॉडी के जरिए डिफ्यूज आउट हो जाता है। ठीक है, दे सिंपली डिफ्यूज आउट। डिफ्यूज आउट से क्या मराद है कि जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी, तो ये अंदर से बाहर आ जाएगा। सिमिलरली बाहर अमोनिया कम होगा तो बॉडी के अंदर से अमोनिया जो है वो रिलीज होकर बाहर आ जाएगा। सही, अब इसमें वाटर वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता, क्यों? बिकॉज दे आर आइसोटोनिक टू देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, आइसोटोनिक टू इन्वायरमेंट, यानी जिस इन्वायरमेंट में ये रहेंगे उसके साथ इनका जो बिहेवियर होगा वो आइसोटोनिक होगा। ठीक है, यानी इनके कह लें कि जो वाटर गेन होगा वो वाटर लॉस के इक्वल होगा। सही, यानी दे विल बी इन आइसोटोनिक बिहेवियर विद द एनवायरनमेंट। दूसरा इसका सैनिटेरियन की कैटेगरी के अंदर आता है। सैनिटेरियन जो है ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जिन्हें आप 4 हिस्सों में कट कर सकते हैं। सही, यानी अगर आप एनिमल्स को 4 हिस्सों में कट करें तो इसके अंदर चारों हिस्से एक दूसरे से यानी मुशाबित रखेंगे। सही, यानी एक जैसे होते हैं, सैनिटेरियन कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी ये थोड़े बहुत सिलेंड्रिकल और सर्कुलर होते हैं। ठीक, अब इसके अंदर आपको कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं हुआ, यानी लास्ट में क्या लिखेंगे कि नो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड किस्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं है। सिंपली इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो डिफ्यूज आउट हो जाएगा, डिफ्यूजन के जरिए वो कह लें कि सराउंडिंग के अंदर चला जाएगा। सही, और दूसरा ये आइसोटोनिक एनवायरनमेंट होते हैं, यानी दे आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। आइसोटोनिक एनवायरनमेंट को दूसरा क्या नाम दिया था? ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, यानी इन्हें अपनी बॉडी की वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन करना नहीं पड़ता। ठीक है, यानी जो सराउंडिंग में वाटर कंसंट्रेशन होगी वो इनकी बॉडी के अंदर होगी। सो ये एक केस था हाइड्रा के लिए। अब हम चलते हैं आगे, प्लेनेरिया की एग्जांपल लेते हैं। सही, प्लेनेरिया के वैसे अगर आप शेप देखें तो इस तरह की होती है। ठीक है, और ये कह लें कि शीट लाइक होती है, बिल्कुल बारीक सा होता है। ठीक है, यानी इसकी विड्थ होती है लेकिन इसकी हाइट बिल्कुल 0 होती है। विड्थ और लेंथ होती है, हाइट बिल्कुल छोटी सी होती है, पिचका सा होता है ये। सही, अब इसमें थोड़ा बहुत आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम नज़र आ रहा होगा, मसलन ये ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम नज़र आ रहा है इसमें। ठीक है, ये इसका नाम क्या बोला? प्लेनेरिया। सो प्लेनेरिया की एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो इसके अंदर ट्यूबुलर सा आपको ट्यूब सी नज़र आ रही है जो उसकी बॉडी में ट्रैवल कर रही है। तो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी
सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इस ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्या कहा जाता है? प्रोटोनेफ्रीडियम। प्रोटोनेफ्रीडियम, सही। यानी ये ट्यूबुलर सिस्टम है। अच्छा, प्रोटोटाइप किसे कहते हैं? यानी जब कोई मॉडल आता है ना, ठीक है, यानी कोई मॉडल है तो उसका शुरू में प्रोटोटाइप डिजाइन किया जाता है, सही। यानी वो एक्चुअल नहीं होता लेकिन उसकी उस जैसे नकल करने की कोशिश की जाती है, सही। सो ये नेफ्रीडियम का प्रोटोटाइप है, इसलिए इसे प्रोटोनेफ्रीडियम कहते हैं, सही। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कह रहे हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम मॉडिफाई होता जाएगा, ये मैटर नेफ्रीडियम के अंदर चला जाएगा। जिस तरह अर्थ फॉर्म के अंदर हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैटर नेफ्रीडियम हो जाएगा, सही। सो यहाँ पे जनरल कंसेप्ट के लिए आप ध्यान में रखिएगा, ये एक प्रोटोटाइप है नेफ्रीडियम, सही। सो क्या होता है? ये ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो कि थ्रू आउट द बॉडी एक्सटेंड करेगा, इसके माउथ से लेकर उसके टेल तक आपको ये नजर आ रहा होगा। फिर इसमें ब्रांचिंग हुई है, यूजली दो ब्रांचेस होती हैं, एक लेफ्ट साइड पे बॉडी के, एक राइट हैंड या राइट हाफ के अंदर, सही। अच्छा, इसका जो एंड होता है वो फ्लेम सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। नहीं, ये जो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इट इज फर्दर मेड अप ऑफ फ्लेम सेल्स। कभी आपने कैंडल का फ्लेम देखा है? सो कैंडल का फ्लेम पे अगर आपने गौर किया हो तो वो हिलता जुलता रहता है, सही। दे जस्ट कीप ऑन वाइब्रेटिंग। सो इसी तरह इसके जो सेल्स थे, जब इनको माइक्रोस्कोपिक के लिए देखा गया, सो इस कैंडल फ्लेम की तरह वाइब्रेशन करते थे, ठीक है। दे जस्ट वाइब्रेट लाइक कैंडल फ्लेम, ठीक है। यानी वाइब्रेशन होती थी इनके सेल्स के अंदर लाइक अ फ्लेम, जिस तरह कोई शोला हिल रहा हो उस तरह की इनकी वाइब्रेशन थी, ठीक है। ये आपको फ्लेम सेल नजर आ रहा है, ठीक है। इट इज अ फ्लेम सेल, दिस वन इज अ फ्लेम सेल। और ये वही प्लेनेरिया जिसके अंदर आपको प्रोटोनेफ्रीडिया की ट्यूब्यूल्स नजर आ रही हैं। फिर इस ट्यूब्यूल्स को उन्होंने बड़ा करके दिखाया तो ये आपको फ्लेम बल्ब इनका नाम दिया। बेसिकली ये पूरा सेल है, सही। इसमें ये न्यूक्लियस आपको नजर आएगा और फिर बीच में सीलिया, जिस तरह कह लें कि धागों की शक्ल के अंदर इनके ना, यानी कह लें फ्लेम सेल जो है ना, इसकी चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन नहीं होती बल्कि कहीं ना कहीं से खाली होता है बीच में, जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है, जाली सी बनी होती है, ठीक है। यानी कह लें कि यहाँ पे जो इसकी शेप है वो ग्रिड लाइक है। ग्रिड लाइक से मुराद कि इसमें से मटेरियल इन एंड आउट मूव हो सकता है, सही। और इसके बाहर क्या होता है भला? फ्लेम सेल के बाहर ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं, ठीक है। फ्लेम सेल्स के बाहर क्या होंगी? इंटरस्टिशियल स्पेस, सही। ये सारी इंटरस्टिशियल स्पेस होगी जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होगा, सही। ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा? इस फ्लेम सेल के अंदर इंटर होगा, ठीक है। कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस के जरिए फ्लेम सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट एंटर होगा और ये फिर ट्यूब्यूल्स का हिस्सा बनेगा। इस तरह ये फ्लेम सेल को जमा करेगा वेस्ट प्रोडक्ट, फिर ट्यूब्यूल्स के अंदर आएंगे, इस तरह पीछे ट्यूब्यूल्स। सो ये फ्लेम सेल्स क्या करता है कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर वाइब्रेट कर रहा होता है, ठीक है। इट जस्ट वाइब्रेट इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या इंटरस्टिशियल जो स्पेस है उस फ्लूइड के अंदर ये वाइब्रेट करेगा। अब इनमें कोई ब्लड वगैरह नहीं होता कि हम कहेंगे जिसके अंदर ब्लड है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर सिंपल इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, ठीक है जी। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सेल्स के दरमियान एक फ्लूइड भरा होता है ऐसे, उन्हीं इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर फ्लेम सेल्स लोकेट करते हैं, ठीक है। यानी सेल्स के दरमियान जो फ्लूइड है उसी के अंदर फ्लेम सेल्स हैं। सो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो सिंपली इस फ्लेम सेल के अंदर आकर इंटर हो जाएगा, सही। और किस तरह इंटर होगा? बेसिकली ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं, फ्लेम सेल्स क्या कर रहे होते हैं? वाइब्रेट। सो वाइब्रेशन के जरिए खुद ब खुद जो फ्लूइड होता है वो अंदर अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर ये आगे इन्हें ट्यूब्यूल्स की तरफ भेज देते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को चारों तरफ से इकट्ठा करके इसे आगे ट्यूब्यूल्स की तरफ भेज देंगे और ये ट्यूब्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता बाहर क्या देंगे, इसके टेल की तरफ पहुंचेगा। टेल की तरफ कह लें या फिर इनकी बॉडी के अंदर ना छोटे छोटे सुराख बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहे होंगे बॉडी के ऊपर ही छोटे छोटे सुराख हैं ये। सो वेस्ट मटेरियल इन सुराखों के जरिए बाहर आता जाता है, ठीक है। ये इंटीरियर पोर्शन में भी होते हैं, एक्सटीरियर पोर्शन में भी होता है, से इन्हें नेफ्रीडियो पोर्स कहा जाता है, ठीक है। दीज आर नाउन एज नेफ्रीडियो पोर्स। सो फ्लेम सेल्स क्या कर रहे थे कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर इनकी लोकेशन थी और
वहां से ये वाइब्रेट करते थे, तो इनके इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो खुद ब खुद फ्लेम सेल के अंदर अकोबलेट होगा, फ्लेम सेल से ट्यूब्स की तरफ भेज देंगे, ठीक है, ट्यूब्स की तरफ आएगा, ट्यूब से फिर ये नेफ्रीडियो पोर्स यानी जगह जगह, ये मसलन ओपनिंग दिखाई है इन्होंने, जो जगह जगह ओपनिंग्स होती हैं उस ओपनिंग से ये बाहर रिलीज आउट हो जाएगा, इट विल सिंपली रिलीज आउट। सो ये वो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसके अंदर मसलन अमोनिया आ जाएगा NH2, सही, सॉरी NH3 का होता है इसका। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सही, यानी जिसके अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो सिंपली इसकी जनरल बॉडी सरफेस से ही रिलीज हो जाती है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड इज सिंपली डिफ्यूज आउट, ठीक है, डिफ्यूज आउट फ्रॉम जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है, इसकी जनरल बॉडी सरफेस से ही जो कह लें कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज आउट होगी। सिमिलरली जो ऑक्सीजन होती है वो इसी तरह डिफ्यूज इन होती है, सही। और इनका कोई इतना खास कह लें कि वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है और मसलन अमोनिया है NH3 का, अमाइनो कह लें कि नाइट्रोजन कंटेनिंग है, सही। इसके अलावा एक्स्ट्रा वाटर भी नहीं होता इसके अंदर क्योंकि ये भी आइसोटोनिक होते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है, यानी ये भी क्या है, आइसोटोनिक है, मैं लिख देता हूँ, दीज आर आल्सो आइसोटोनिक, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सो दीज आर आल्सो आइसोटोनिक टू देयर इन्वायरमेंट। इसका क्या मतलब है आइसोटोनिक का, कि दे डोंट नीड टू इन्वायरमेंट, चले नीचे करके लिख देता हूँ मैं, इसका क्या मतलब होगा कि दे डोंट नीड टू रेगुलेट देयर वाटर बैलेंस, ठीक है, इन्हें अपने वाटर बैलेंस रेगुलेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सिंपल जो बाहर का टोनिसिटी होगी यानी जो बाहर की कंसंट्रेशन होगी वाटर की वो बॉडी के इनसाइड होगी, सही। सो इसके अंदर क्या चीज़ नहीं आई है, नहीं, अगर हम हाइड्रा की निस्बत कंपेयर करें तो इसके अंदर ट्यूबुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम आया जिसे हमने प्रोटोनेफ्रेडियम कहा, और फिर इसके अंदर फ्लेम सेल्स हैं जो कि एक्सक्रीशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। सो अगर हम शुरू से रिवाइज करें इसको, तो हमने स्टार्ट किया था मसलन एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स, उसके अंदर हमने दो एग्जांपल्स आज स्टडी करनी थी, वन इज़ हाइड्रा एंड अदर वन इज़ प्लेनेरिया। सो ये हमने बात की दोनों इक्वेटिक इन्वायरमेंट में होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और दोनों में एक चीज़ और कॉमन जो हमें पता लगी कि दे आर बोथ आइसोटोनिक टू इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी इनकी जो वाटर कंसंट्रेशन है वो सेम है इन्वायरमेंट के लिहाज से, ठीक है। इसका मतलब दे आर सिंपली, अगर सिंगल लाइन में अगर हम कहें, दे आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, सही। सो अब हम रिवाइज करते हैं थोड़ा। तो हमने सबसे पहले हाइड्रा की बात की, तो हाइड्रा बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म था जिसमें हमने कहा मोस्ट इसकी सिर्फ दो लेयर्स होती हैं, डिप्लोप्लास्टिक एनिमल है ये, और आइसोटोनिक टू देयर एनवायरनमेंट, और सैनिटेरियन कैटेगरी के अंदर आता है। सैनिटेरियन से मुराद ये होता है कि इसे आप जिस तरह मर्जी यानी चार हिस्सों में कट करें आपको इक्वल शेप नज़र आएंगे, सही। और इसका जो मेटाबॉलिक वेस्ट होगा वो सिंपली डिफ्यूजन के ज़रिए, सही, डिफ्यूजन के ज़रिए वो इन एंड आउट होगा, सही, सिंपली डिफ्यूजन से मुराद यानी क्या है कि जो बॉडी के अंदर है वो वेस्ट की ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, बाहर कम होगी, तो खुद ब खुद जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी के अंदर से बाहर चला जाएगा, सही। फिर हम आए प्लेनेरिया के अंदर। अच्छा, इसके अंदर कोई स्पेशलाइज सिस्टम नहीं था, ठीक है, हाइड्रा के अंदर कोई स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं था, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए प्रोसेस हो रहा है। प्लेनेरिया थोड़ा सा एडवांस है, एडवांस ऑर्गेनिज्म के कहने के एडवांस थोड़ा सिस्टम है इसका, कि इसके अंदर हमें ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम नज़र आया इसकी, अगर हम शेप भी देखें तो उसके अंदर आपको चैनल नज़र आ रहे हैं जो कि इंटीरियर टू एक्सटीरियर, इंटीरियर टू पोस्टीरियर रन कर रही हैं ट्यूब सी, सही। सो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसे हमने प्रोटोनेफ्रीडियम का नाम दिया, सही। फिर हमने कहा जी प्रोटोनेफ्रीडियम में आगे फ्लेम सेल्स होंगे जो कि इसे बनाएंगे। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो सी थी वो सिंपल डिफ्यूज आउट फ्रॉम द जनरल बॉडी सरफेस, यानी बॉडी सरफेस में से कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली बाहर डिफ्यूजन के जरिए रिलीज हो जाएगी, ठीक। अगेन ये आइसोटोनिक है, सो वाटर बैलेंस इन्हें रिक्वायर्ड नहीं होगा। इनका मेनली मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और दूसरा NH3 से मान नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट,
नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, सॉरी यहाँ पे वो नजर नहीं आएगा। सो यानी सिंपली ध्यान में रखिएगा कि NH3 स्टैंड फॉर नाइट्रोजन कंटेनिंग, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है जिसको रिमूव करना पड़े। और फिर हमने इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से मजीद डिटेल में पढ़ा। सही, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, काफ़ी बन लग गया। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये आपको चैनल्स नज़र आ रहे हैं रन होते हुए, ठीक। और फिर हमने यहाँ पे एक फ्लेम की एग्जांपल ली। क्यों बोला फ्लेम? क्योंकि इसको अगर माइक्रोस्कोपली ऑब्जर्व करें ना तो ये फ्लेम की तरह फ्लिकर करता है, ठीक है, यानी ये जो फ्लेम की तरह इस तरह मूव करेगा। सही। तो इस दौरान क्या होता है कि इसके इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो सा वो इनसाइड फ्लो करेगा, ठीक है, और इस तरह वो चैनल्स के अंदर जमा होता जाएगा लाइक दिस। चैनल्स के अंदर ये फ्लूइड जमा होगा। सही। इंटरस्टिशियल में सीलिया होते हैं, क्या है कि छोटी छोटी विंडोज लाइक ओपनिंग होंगी या ग्रिट लाइक ओपनिंग होंगी जिसके जरिए से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो इसके अंदर इंटर होगा। इंटर होने के बाद फ्लेम सेल इसे आगे ट्रांसफर करेगा किसके अंदर, आगे ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। ट्यूब्यूल्स फिर इसे जो बॉडी सेल वाले ने कह लें कि इसका एक्सक्रीटोपोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे एक्सक्रीटोपोर्स होंगे, उसके जरिए ये ओपनिंग इन बॉडी वाल को हम दूसरा क्या नाम देंगे, एक्सक्रीटोपोर्स की तरफ ले जाएगा और एक्सक्रीटोपोर्स से ये रिलीज आउट हो जाएंगे। से सो इस तरह ये फंक्शन करता था प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हम अर्थवर्म की बात करेंगे। सो ये भी एक किस्म का कह लेंगे प्रोटोनेफ्रीडियम। प्रोटो से क्या मुराद था कि ये एक प्रोटोटाइप है, सही। ये आहिस्ता आहिस्ता एडवांस होगा मेटानेफ्रीडियम और आहिस्ता आहिस्ता मजीद इसके अंदर चेंजेस आते जाएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अर्थवर्म के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे।